सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 रुपये से बढ़ा करके कितना कर दिया। तो आंसर होगा 2500 रुपये। अच्छा, पहला प्रश्न तो यही आएगा कि ये योजना किस राज्य की है। तो क्या आपको पता है ये योजना किस राज्य की है? हम पढ़ चुके हैं, इसी साल पढ़ा था। मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार ने इसको शुरू किया था। वैसे इस योजना का नाम पहले मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना हुआ करता था और इसमें महिलाओं को 1000 रुपये की राशि दी जाती है, लेकिन अब उस राशि को बढ़ा करके 2500 रुपये पर मंथ कर दिया गया है। ये प्रश्न है हमारा। अच्छा, यहाँ पे इसी तरह से कुछ और योजनाएं मैं आपको करा रहा हूँ जिसमें महिलाओं को राज्य सरकार के द्वारा कुछ न कुछ राशि दी जाती है। इस तरह की ये एक साथ योजनाएं मैं आपको करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि महतारी वंदना योजना, ये छत्तीसगढ़ ने शुरू की थी। इसमें महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाते हैं। लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू की थी, हर महीने 1000 रुपये दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहना योजना महाराष्ट्र ने शुरू की थी, हर महीने 1500 रुपये देते हैं। लाड़का भाव योजना महाराष्ट्र ने शुरू की थी और लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश ने, पहले इसमें 1000 रुपये दिए जाते थे, फिर बढ़ा के 1250 रुपये कर दिए। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली ने शुरू की थी, कहा था हर महीने 1000 रुपये देंगे। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश की है, हर महीने 1500 रुपये देंगे बोला। और ये मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना जो भी हमने पढ़ा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसमें पहले 1000 रुपये दिए जाते थे, अब बढ़ा के 2500 रुपये कर दिए हैं। और पूछे हर घर हर गृहिणी योजना किसने शुरू की थी? हरियाणा ने। इसमें बोला कि 12 महीने में 12 सिलेंडर मिलेंगे और 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ये वाराणसी में देश का पहला हिंदी संग्रहालय स्थापित करेगी। ये संग्रहालय किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको बनाने में लागत आने वाली है 25 करोड़ रुपए और इस संग्रहालय में सभी प्रतिष्ठित हिंदी विद्वानों की पुरानी पांडुलिपियों और पुस्तकों का संरक्षण और प्रदर्शन किया जाएगा। अब संग्रहालय यानी कि म्यूजियम की बात है, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स में जिस भी तरह के म्यूजियम्स की हमने चर्चा की वो सारे एक साथ में आज आपको रिवाइज करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले 2-3 प्रश्न और अगर आप देखो, जैसे कि हिंदी को हम बात करें, 2 डे होते हैं। तो वर्ल्ड हिंदी डे होता है 10 जनवरी को मनाते हैं, एक नेशनल हिंदी डे होता है 14 सितंबर को। साथ में याद रखना विश्व हिंदी सचिवालय आपको मिलेगा वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट मॉरिशस में। और साहित्य से आपको याद आएगा कि अभी लेटेस्ट साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है 2024 के लिए किसे दिया गया है। चलो ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न रखते हैं। और यहीं पे मैं आपको सूचना भी दे दूं, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये सूचना है कि 2024 के जितने भी नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उनको ट्रिक से याद मैंने करवा दिया है। कल ही वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है और जितने भी स्टूडेंट्स ने देखा है सबको वीडियो बहुत पसंद आया है, एक बार में सबको याद हो गया है। आप चाहो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के एक बार रीड कर लेना कमेंट्स, उसके बाद वीडियो चालू करना, क्योंकि पहले मैंने ट्रिक बताई है, फिर बाद में उसी पे बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवाए कि किस किस तरह से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो उन सब स्टूडेंट्स ने जब क्वेश्चंस लगाए तो फटाफट से उनसे क्वेश्चंस बन गए। अगर आपने कहीं और भी जाकर के ट्रिक का वीडियो देखा है तो एक बार अपना वीडियो ज़रूर देखना, वो आपको एग्जाम टाइम तक याद रहेगा। इस तरह से मैंने आपको चीज़ें याद करवाने की कोशिश की है। बाकी चलो, अभी म्यूजियम्स की मैंने आपसे बोला तो वो मैं आपको रिवाइज करवाऊँ, तो ध्यान से सुनना और मेरे साथ बोलना कि पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय ये कहाँ पे बनेगा? तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के आदिच नल्लूर में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में बनेगा नई दिल्ली में और उसका नाम होगा युगे युगीन भारत राष्ट्र संग्रहालय। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में। इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया था? स्पार्क। देश का पहला फिश म्यूजियम बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी पश्चिम बंगाल में। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया इंदौर में। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम खुलेगा तमिलनाडु के तंजावुर में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुलेगा केरल के अल्लापुजा में। भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय खुलेगा गुजरात के लोथल में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये खुला हैदराबाद में। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया ये उत्तराखंड के मसूरी में। भारत के पहले खुले संग्रहालय जिसका नाम दिया शहीदी पार्क, इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। इंटरनेशनल म्यूजियम डे यह हम मनाते हैं 18 मई को।
और देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा लखनऊ में। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने एशिया का दूसरा संग्रहालय द हम्प वर्ल्ड वॉर सेकंड का उद्घाटन किया था अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के पासीघाट में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? हैदराबाद में। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पे खुला? तिरुवनंतपुरम में। देश का पहला भूमिगत संग्रहालय यानी कि अंडरग्राउंड जो म्यूजियम है ये खोला गया दिल्ली में, हुमायूं के मकबरे के परिसर में। और भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये आपको मिलेगा हरियाणा में, जो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय आपको मिलेगा चंडीगढ़ में। वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा वाराणसी में। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन मोदी जी ने किया था महाराष्ट्र के वाशिम में। अभी ये कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था। और आज पढ़ा देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो अभी तक के जितने भी संग्रहालय म्यूजियम्स आपने करंट अफेयर्स में पढ़े थे वो एक साथ मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दिए। और आप देखते होंगे बहुत सारे चैनल्स या बहुत सारी जगह अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियोस बना करके आपको देते हैं। तो आप नोटिस भी करना, अपनी जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है उसी में बहुत सारे टॉपिक के तो मैं एक साथ आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स करवा देता हूँ। इतना डिटेल में बताने के बावजूद भी अपनी क्लास में कोशिश करता हूँ 25 मिनट के आसपास या उसके अंदर अंदर रहे। और आपको इसका फायदा लेकिन कब मिलेगा? जब आप अपनी क्लासेस में रेगुलर रहेंगे। अगर आप इर्रेगुलर रहते हैं, आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ लिया, तो फिर इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। रेगुलरिटी रखो। जब भी मैं चीज़ों का रिवीजन करवा रहा हूँ ये शीट में बार बार रिपीट करता रहता हूँ। जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो आपका रिवीजन तो मैं बार बार करवा रहा हूँ। तो आप कोशिश करो मेरे साथ साथ बोलने की, तो आपको ये चीज़ें यहीं पे याद होने लगेंगी। बाकी जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, जो भी शीट्स एक्स्ट्रा मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ये सब आपको पीडीएफ में मैं अवेलेबल कराता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। कहाँ मिलेगी पीडीएफ? अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वहाँ चले जाओगे। वहाँ पे ज्वाइन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि उससे क्या होगा, जब भी पीडीएफ अपलोड होगी, वीडियो अपलोड होता है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो, अगर आपको इससे बेनिफिट होता है तो। अभी अगला प्रश्न, फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 अक्टूबर को। तो हर साल 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे रूरल ऑफ वुमेन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका और समग्र कल्याण में सुधार करने में महिलाओं एवं लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए ये दिन मनाया जाता है। पहली बार इसे 2008 में मनाया गया था। वैसे महिलाओं से संबंधित और भी कुछ दिवस होते हैं, वो भी मैं आपको रिवाइज करवा दूं ताकि कंफ्यूजन आपके माइंड में न रहे। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप सभी जानते हो 8 मार्च को होता है। हम राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं, नेशनल वुमेन डे 13 फरवरी को, सरोजिनी नायडू की जयंती को। और इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस यानी कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 11 फरवरी को होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी, कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 24 जनवरी को होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट डे है, ये नया दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, ये 10 मार्च को होता है। अब अक्टूबर का डे है, तो अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज भी मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करवा दूं। चलो, तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, कॉफी डे और वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को टीचर डे और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस यानी कि कॉटन डे। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, नेशनल पोस्टल डे और वर्ल्ड साइट डे। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर विश्व पक्षी प्रवासी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। और 13 अक्टूबर को ही स्तन कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाया गया। तो यह अक्टूबर के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं और इम्पॉर्टेंट प्रश्न मार्क करिएगा कि भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया। और काफ़ी टाइम से हम इंतजार कर रहे थे, मैंने आपको बताया भी है, लेकिन अभी इनको अपॉइंट कर दिया गया। तो इम्पॉर्टेंट नाम है डीजी परमेश शिवमणि। तो भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स, इसके अभी 26वें नंबर के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं डीजी परमेश शिवमणि इनका नाम है। इन्होंने किन का स्थान लिया या किन के स्थान पे आए हैं? राकेश पाल के स्थान पे आए, जो कि यहाँ के 25वें नंबर के डायरेक्टर जनरल थे और इसी साल अगस्त के महीने में उनका निधन हो गया था, पढ़ा था हम लोगों ने। चलो, पहले मैं आपको
भारतीय तटरक्षक बल के बारे में बताता हूँ, फिर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रिवाइज कराऊंगा। देखो, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना होती है 1 फरवरी 1977 में, इसलिए इंडियन कोस्ट गार्ड डे आप 1 फरवरी को मनाते हो। इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है, ये प्रश्न आएगा, तो KF रुस्तमजी समिति। और इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या रहा? समुद्र में तस्करी और अवैध गतिविधियों से निपटना और भारत के समुद्री संसाधनों की रक्षा के उपाय सुझाना। अच्छा, ये भी प्रश्न आ सकता है, भारतीय तटरक्षक बल का पहला जहाज कौन सा था? ICGS कुठार। ICGS मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। एक INS होता है, भारतीय नौसेना में जो जहाज होते हैं उनके आगे INS लगाते हैं, इंडियन नेवल शिप होता है उसका मतलब। हमारे भारतीय तटरक्षक बल के पहले महानिदेशक VA कामत थे, अभी 26वें बन गए, हमने देखा। DG परमेश शिवमणि नाम है, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और आदर्श वाक्य वयम रक्षाम होता है। चलो, ये तो मैंने आपको यहाँ से कुछ स्टैटिक बता दिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रिवाइज कराऊँ। आपको बताएं, अभी सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल बने थे अमृत मोहन प्रसाद। ये जो भी शीट है इसमें मैक्सिमम नाम आपको इसी साल वाले अपॉइंटमेंट है, तो ध्यान में सारे रखने हैं। और BSF के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी बने, CRPF के डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह, CISF के डायरेक्टर जनरल राजबिंदर सिंह भट्टी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बने B श्रीनिवासन, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बने आलोक शर्मा, ITBP के बने राहुल रसगोत्रा, NCC के बने गुरबीर पाल सिंह, और इंडियन कोस्ट गार्ड के हमने देख लिया अभी बन गए DG परमेश शिवमणि 26वें नंबर के। NDRF के बने थे पीयूष आनंद, RPF के बने मनोज यादव, होमगार्ड के राजेश निर्वाण, और असम राइफल के विकास लखेरा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुराग गर्ग, और हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उसके भी नए चीफ बन गए हैं, वो याद रखने हैं। जैसे कि एयर चीफ मार्शल वायुसेना प्रमुख बने अमरप्रीत सिंह, नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी, और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी बने। तो मैंने कहा ना, शीट सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? तो ये भी अच्छा प्रश्न है। इसका तो उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। एक्चुअली में अभी हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, कौन है? CR पाटिल, पूरा नाम है चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। और अभी उन्होंने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के विजेताओं के नामों की घोषणा की है नई दिल्ली में। ये जो पुरस्कार है, इसे लोगों के बीच पानी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और पानी का हम सही से उपयोग करें, इसके बारे में प्रेरित करने के लिए ये पुरस्कार स्थापित किए गए थे। पहली बार 2018 में दिया गया था, इस बार 5वीं बार ये दिए जा रहे हैं, 5वां संस्करण है। और 9 श्रेणियों में 9 कैटेगरी में दिए जाते हैं। जैसे कि देखो, एक कैटेगरी है बेस्ट स्टेट कैटेगरी, सर्वश्रेष्ठ राज्य की कैटेगरी, यही हमारा प्रश्न था। तो इसमें पहले स्थान पे उड़ीसा है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है। वहीं जिलों की कैटेगरी में बात करें, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग जोन वाइज है ये, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, इस तरह से। तो लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है। जिस भी जोन में आप आते हैं, आप उस जोन का जो बेस्ट है, बेस्ट जिला है, वो याद रख लो। अब मुझे तो पता नहीं आप किस जोन में आते हो, तो इसीलिए ये पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है। उसी तरह से बेस्ट विलेज में पूछोगे तो पुल्लमपारा है जो केरल में है। और बाकी जो सारी 9 कैटेगरियाँ हैं वो मैंने आपके सामने रख दी है यहाँ पे, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। या सबसे अच्छा रहेगा PDF में दूंगा ना मैं आपको, वहाँ पे ये पूरी लिस्ट मैं आपको शो करूँगा, तो PDF में आराम से आप सारी कैटेगरी एक बार देख लीजिएगा। और आपका स्टेट या आपका गाँव या आपका जिला जो भी आता है वो तो आप ज़रूर से याद रखिएगा। बाकी हमने इसमें उत्तर देखा था उड़ीसा, क्योंकि बेस्ट स्टेट तो सबको याद रखना है उड़ीसा है। अब मैं आपको उड़ीसा ले चलता हूँ। चलो देखो, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी और गवर्नर है रघुबर दास। यहाँ का राजकीय पशु सांबर पक्षी है इंडियन रोलर, वृक्ष है पीपल का और पुष्प है अशोक फ्लावर। यहाँ पे भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क मिल जाएगा। डैम की बात करें, हीराकुड बांध आपको मिलेगा महानदी पर, इंद्रावती बांध मिलेगा इंद्रावती नदी पर। और जो व्हीलर द्वीप हुआ करता है उसका नाम बदल के अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया। यहाँ का क्लासिकल डांस ओडिसी है, क्लासिकल लैंग्वेज है उड़िया। कोणार्क सूर्य मंदिर आपको यहाँ मिल जाएगा, जिसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं, व्हाइट पैगोडा जगन्नाथ मंदिर को कहते हैं। यहाँ के कुछ फेस्टिवल्स भी मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ जो अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, जैसे कि नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, बाली जात्रा महोत्सव हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया, शीतल षष्ठी पर्व हो गया, धानु जात्रा उत्सव हो गया। बाकी कुछ और यहाँ के करंट अफेयर्स भी मैं आपको रिवाइज करवा दूं। चलो, अभी उड़ीसा के काई चटनी और कोरापुट काला जीरा चावल को GI टैग मिला था। उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व
में दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी शुरू हुई। लघु बाण जाति द्रव्य कार्य योजना लाभा योजना शुरू हुई। ओडिशा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष सुरमा पाडी बनी। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना यहाँ शुरू हुई। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा गया यहीं पे। उड़ीसा ने भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया जिसका नाम लीसा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उड़ीसा को भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना और अबाधा योजना यहाँ शुरू हुई। कपिलेश्वर मंदिर आपको मिलेगा भुवनेश्वर में और इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया था। बाकी उड़ीसा के कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया। स्वयं योजना शुरू हुई थी। देश का पहला राइस एटीएम खुला भुवनेश्वर में। उड़ीसा बनाएगा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला। सुभद्रा योजना भी शुरू हुई थी। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य बना था उड़ीसा। पहला और दूसरा था केरल और बिहार। और भारत की पहली सिलिकॉन का यहाँ पे उद्घाटन हुआ भुवनेश्वर में। मानकेडिया समुदाय उड़ीसा में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी ग्रुप बना था। टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ पे शुरू की थी? उड़ीसा के कलिंग नगर में। बाकी एकलव्य पुरस्कार 2024 दिया गया था प्रत्यक्षा रे को जो कि तैराक है। और अभी हमने लेटेस्ट पढ़ा था यहाँ पे ही ग्रामोदय योजना भी शुरू हुई थी। तो उड़ीसा से संबंधित ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपको इस साल के रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे IAF यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा एस सोमनाथ को। तो इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ और इन्हीं को अभी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन्हें यह अवार्ड चंद्रयान 3 की रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए मिला है। ये जो IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड है ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। ये व्यक्तियों या संगठनों को स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं इससे पहले भी 2019 में इसरो को चंद्रयान मिशन के लिए ये अवार्ड मिल चुका है और अभी मिला एस सोमनाथ को। एस सोमनाथ जी से 2 प्रश्न आपको याद आएंगे। इसी साल हमने पढ़ा था इनको KPP नाम्बियार पुरस्कार भी मिला था और इनकी ऑटोबायोग्राफी भी आई थी, उसका नाम है निलावु कुदिचा सिम्हांगल जो कि मलयालम भाषा में लिखी गई है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा लेकिन उससे पहले चंद्रयान 3 की भी हम चर्चा कर लेते हैं। कई बार वैसे रिवाइज करवा चुका हूँ तो एक बार फिर करते हैं ताकि रिविजन हो जाएगा। तो चंद्रयान 3 हमने लॉन्च कब किया था? 14 जुलाई 2023 को। और कब पहुंचा था? इसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी वहाँ पे 23 अगस्त 2023 को। इसीलिए 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे के रूप में, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में, और चांद पे पहुंचने वाला भारत चौथा देश बना था दुनिया में। लेकिन हमने साउथ पोल पे लैंड किया था। तो आप कह सकते हो साउथ पोल पे लैंड करने वाला तो दुनिया का पहला देश बना था भारत। कहाँ से लॉन्च किया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। किस रॉकेट से? LV-M3M4 जिसे बाहुबली या फैटबॉय भी कहते हैं। इसमें जो लैंडर गया था उसका नाम विक्रम है, जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम पूछा जा चुका है एग्जाम में, P वीर मुथुवेल है। और हमारा जो चंद्रयान 3 चंद्रमा पे जिस स्थान पे उतरा था उसे हमने नाम दिया था शिव शक्ति पॉइंट। तो ये ध्यान रखेंगे। अब कुछ और अवार्ड्स भी मैं आपको रिवाइज करा दूं 10-15। तो अभी 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2022 के लिए मिथुन चक्रवर्ती को। सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 मिला राधिका सेन को। शॉ पुरस्कार जिसे पूर्व का नोबेल कहते हैं श्रीनिवास R कुलकर्णी को मिला। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड मिला रस्किन बॉन्ड को। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये मिला एवी विक्टरसन को। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 मिला जेनी अर्पेनबेक को। ये जर्मनी की लेखिका हैं, इनके उपन्यास काइरोस के लिए और इसमें ट्रांसलेटर थे माइकल हॉफमैन। व्हीटली गोल्ड अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर कहते हैं 2024 का मिला पूर्णिमा देवी बर्मन को, असम की है। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार मिला पंडित राजेंद्र गंगा नाई को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जिसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये मिला आलोक शुक्ला को, छत्तीसगढ़ के हैं। किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 के लिए रतन टाटा जी को मिला और 2023 का बिल गेट्स को। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब जीता मोहम्मद सलीम ने। आर्यभट्ट पुरस्कार पावुलेरी सुब्बा राव को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को। और एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये मिशेल टेलाग्रेन को मिला था। तो अभी इतने अवार्ड्स आप याद रखना, और भी अवार्ड्स हैं और हमेशा मैं 2-3 शीट्स आपको रिवाइज करवा देता हूँ, लगभग 30-35 जो भी अवार्ड्स होते हैं। लेकिन इस बार मैंने सोचा
इतना ज़्यादा शायद हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को हैवी लगता हो, तो हम इसे टुकड़ों में कर लेंगे। 10-10, 15-15 अवार्ड्स रिवाइज कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जो भी अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न देखते हैं फिर। तो अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 2024 ATP शंघाई मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा जानिक सिनर ने। तो ATP मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। तो ATP शंघाई मास्टर्स 1000 का जो खिताब है वो जीत लिया है। वर्ल्ड के जो नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं अभी जानिक सिनर, उन्होंने ही, वो इटली के टेनिस प्लेयर हैं। और हुआ कहाँ पे था ये भी? 2 से लेके 13 अक्टूबर तक ये चीन के शंघाई में हुआ। यहाँ पे जानिक सिनर ने किसे हराया? नोवाक जोकोविच को हरा दिया, जो सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं, आप सभी जानते हो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर पूछे कितने पुरुष टेनिस खिलाड़ियों ने अपने करियर में 100 से ज़्यादा ATP एकल खिताब जीते हैं, तो 2 जने हैं। एक तो अमेरिका के जिमी कॉनर्स, उन्होंने 109 ये ATP एकल खिताब जीते, और स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने 103 खिताब जीते। नोवाक जोकोविच इसमें हार गए, वरना वो भी इसमें 100 खिताब जीत जाते। अभी उनके नाम 99 खिताब हैं। अच्छा, वैसे टेनिस वाला प्रश्न है, तो चलो मैं आपको जो साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, टेनिस का सबसे इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट होता है, वो आपको रिवाइज करवा देता हूँ। और आपको याद है अभी एक और टेनिस प्लेयर ने संन्यास की घोषणा कर दी है, फेल नडाल उनका नाम है। स्पेन के वो टेनिस प्लेयर है जिन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है, ये नाम जरूर याद रखना। बाकी चारों ग्रैंड स्लैम याद करें तो देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का जीता था जानिक सिनर ने, इटली के हैं। और वुमेन्स में आरेना सबालेंका विजेता रही थी, वो बेलारूस की है। इसमें मेंस डबल भी याद रखिएगा, क्योंकि वो भारतीय ने जीता था, रोहन बोपन्ना, इन्होंने भी अभी संन्यास ले लिया वैसे। और इनके साथ ही मैथ्यू एब्डेन है जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। फ्रेंच ओपन की बात करें, ईगा स्विटेक वुमेन सिंगल में, ईगा स्विटेक विजेता रही थी, पोलैंड की हैं। और मेन सिंगल में कार्लोस अल्काराज विजेता रहे, वो स्पेन से हैं। फिर विंबलडन ओपन हुआ था, उसमें वुमेन सिंगल में बारबोरा क्रेजिकोवा विजेता रही थी, चेक रिपब्लिक से। और मेन सिंगल में कार्लोस अल्काराज विजेता रहे, वो स्पेन से हैं। और सबसे आखिरी हुआ था US ओपन। तो देखो, अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको याद हो गया ना, तो सेम का सेम US ओपन में छाप दो। मेन सिंगल वही है जानिक सिनर, और वुमेन सिंगल वही है आरेना सबालेंका। इस बार के ये ग्रैंड स्लैम जो हैं वो याद रखने बड़े आसान है, और मैं यहीं पे आपको याद करवा देता हूँ। तो मैंने ट्रिकी वीडियो बनाया भी नहीं और बनाने की ज़रूरत भी नहीं है इस बार। देखो ना, देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन आप याद कर लो, जानिक सिनर और आरेना सबालेंका का नाम, वो का वही सेम आपका US ओपन में आ जाएगा। और फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन में भी आप देखोगे तो मेंस सिंगल वाला सेम है, कार्लोस अल्काराज यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। महिलाओं का बस अलग से याद रखना है। हो गया ख़त्म। और ये नाम सारे करंट अफेयर्स में हमने इतनी बार पढ़े कि अगर आप रेगुलर करंट अफेयर्स देखते होंगे, उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, ये नाम आपकी जबान पे चढ़ गए होंगे, कोई भी नया नाम नहीं है। बाकी यहाँ से स्टैटिक क्या बन जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन ये क्ले कोर्ट पे और विंबलडन ग्रास कोर्ट पे होता है। इतना ध्यान रख लो। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में लॉन्च अनलीस्ड, ये किसकी आत्मकथा है या कह दूं मेमोयर है, संस्मरण जिसे आप कहते हो? तो आंसर होगा बोरिस जॉनसन। तो इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, और उन्होंने ये अपनी एक नई बुक कह दूं, नई ऑटोबायोग्राफी या एक मेमोयर अपना लॉन्च किया, इसका नाम अनलीस्ड है। तो अनलीस्ड किसकी बुक है ये याद रखो, बोरिस जॉनसन की है। अभी इन्होंने इसको लॉन्च किया है, और इस बुक में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें परिवर्तन निर्माता बताया है। इस बुक में भारत और ब्रिटेन संबंधों पर पूरा एक अध्याय है, और वे भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते की पहल का श्रेय अपने आप को देते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो अनलीस्ड ये किसकी बुक है? तो बोरिस जॉनसन की, जो कि इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। यहाँ पे कुछ और ऑटोबायोग्राफीज जो न्यूज़ में रही थी मैं आपको रिवाइज करवाऊँ। तो एक तो आपको याद होगा मदर मैरी कम्स टू मी, ये मेमोयर है अरुंधति रॉय का, जो अगले साल आएगा। बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है सोर्स कोड। R अश्विन की है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। दिग्गज टेनिस प्लेयर जयदीप मुखर्जी की आत्मकथा है क्रॉस कोर्ट। MS धोनी ने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा लॉन्च की थी अनजान साक्षी नाम से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की आत्मकथा है उंगलिल ओरुवन। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा है बीबी माई स्टोरी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह की है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। सोनू सूद की है आई एम नो मसीहा।
विश्वनाथन आनंद की है जो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर हैं, माइंड मास्टर। सुरेश रैना की बिलीव है, प्रिंस हैरी की स्पेयर है, प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड है। एस सोमनाथ की हमने देखा जो इसरो के अध्यक्ष हैं, नीलावू कुदिचा सिम्हांगल। और हमारे जो पूर्व आर्मी चीफ हैं MS मनोज मुकुंद नरवणे, उनकी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। और ब्रेन लारा की आई थी लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं अभी किस खिलाड़ी ने सितंबर महीने के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है, तो आंसर होगा टेमी ब्यूमेंट। तो अभी ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सितंबर महीने के लिए मेंस और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा कर दी है। तो ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया टेमी ब्यूमेंट को, ये इंग्लैंड की हैं। और वहीं मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया कमिंडू मेंडिस को, जो कि श्रीलंका से हैं। और इन दोनों खिलाड़ियों ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। तो श्रीलंका के ये कमिंडू हैं, इन्होंने मार्च 2024 में ये खिताब जीता था। और जो टेमी ब्यूमेंट है, फरवरी 2021 में इन्होंने ये खिताब जीता था। बाकी ICC की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई UAE में। CEO जॉफ एलार्डेस हैं और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। और इस साल के अंत में जो इसके नए अध्यक्ष होंगे वो एक भारतीय होंगे, उनका नाम जय शाह है, जो वर्तमान में BCCI के सचिव हैं। ये आपको याद है ही सही। तो अगला प्रश्न देखते हैं फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में WTA वुहान ओपन 1000 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा अरेना सबालेंका। WTA यानी कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। तो दुनिया की नंबर 2 रैंकिंग वाली वुमेन टेनिस प्लेयर हैं अरेना सबालेंका, जो बेलारूस से हैं। और अभी उन्होंने चीन के खिलाड़ी झैंग केनवेन को हराकर अपना लगातार तीसरा WTA वुहान 1000 एकल खिताब जीत लिया है। ये WTA वुहान 1000 टेनिस प्रतियोगिता 7 से लेकर अभी 13 अक्टूबर तक हुई थी। कहाँ पे? चाइना के वुहान शहर में। तो गाइज ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। फिर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। नोबेल पुरस्कार का ट्रिकी वीडियो देख लीजिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी, या वीडियो सेक्शन में जाकर के आपको मिल जाएगा। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का, तो अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। सिर्फ आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे एक टच करना है, जिसमें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। पूरे दिन भर आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ दिल से, उसके बदले केवल 1 सेकंड आप मुझे दे दीजिए अपना। और हो सके तो इन वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों के साथ में एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी PDF मैंने आपको बता ही दिया कहाँ मिलेगी। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूँ, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया तेलंगाना। फिर पूछा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किनके नाम पे रख दिया, रतन टाटा जी। फिर पूछा नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे, वाराणसी। और 2025 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा, भारत। स्तन कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया 13 अक्टूबर को। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला, तो इन तीनों को मिला है। भारत का पहले एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, महाराष्ट्र में। 149 नंबर की अंतर संसदीय संघ असेंबली का आयोजन कहाँ पे हुआ, जिनेवा। यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया, भारत। और SBS 3rd परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। इनका संबंध किससे है, तो आंसर होगा ये एक जासूसी उपग्रह है। तो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था दुनिया की पहली मिस AI कौन बनी थी, तो आंसर होगा केंजा लेली। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न,